Hi guys, welcome to the Government Services YouTube channel once again. So guys, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप हमें रीच कर सकते हैं. If you have any doubt, you can contact us on these numbers or on any of the social media platform. So today again, we'll be talking about Adjudication and Food Safety Appellate Tribunal. So this chapter 10, ये बहुत ही important chapter है. So ये third video है इस chapter पे. So let's begin. So first of all, let's talk about section 75, that is power to transfer cases to regular courts. So if you have seen my previous videos, last two videos, so उसमें हमने देखा था कि normal courts means regular courts, they cannot interfere in any proceedings, या फिर कोई भी food related case in normal courts में नहीं उनकी हियरिंग होगी. बेसिकली उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, वही ही वुड हैव द पावर ऑफ द कोर्ट एंड उसके सामने ही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी. या फिर एपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में हमने इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था. लेकिन अगर आप सेक्शन 75 देखोगे, सो इट्स इन कॉन्ट्रेरी टू दोज सेक्शंस. सो यहाँ पे कहा गया है कि पावर टू ट्रांसफर केसेस टू रेगुलर कोर्ट्स. सो यहाँ पे रेगुलर कोर्ट्स को भी केस को ट्रांसफर किया जा सकता है. सो लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन हैज टू से. वेयर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, ए स्पेशल कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑफेंस इज नॉट ट्रायबल बाय इट, it shall, notwithstanding that it has not jurisdiction to try such offense, transfers the case for the trial of such offense to the court having jurisdiction under Code of Criminal Procedure 1973, and the court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offense as if it had taken the cognizance of the offense. So basically इस सेक्शन में क्या कहा गया है, अगर स्पेशल कोर्ट, सो यहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान देना है, स्पेशल कोर्ट ही इस केस को नॉर्मल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं कर सकता, एपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं कर सकती, लेकिन स्पेशल कोर्ट यहाँ पे इस केस को कोई भी केस को रेगुलर कोर्ट को हैंड ओवर कर सकती है इफ दे फील दैट इट इज नॉट इन देयर जुरिस्डिक्शन एंड इट शुड बी ट्राइड और द ट्रायल शुड बी कैरिड आउट बाय द रेगुलर कोर्ट, राइट. सो अगर आप देखोगे थोड़ा कॉन्ट्ररी है बट विद एन एक्सेप्शन, सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है, राइट. ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अपील. सो सेक्शन 76 talks about appeal. So let's understand this in detail. First point, any person aggrieved by a decision or order of special court may, on payment of such fee as prescribed by the central government, and after depositing the amount, if any, imposed by a way of penalty, compensation, damage under this act within 45 days from the date on which the order was served, prefer an appeal to high court. Yes. So यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहले कौन इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट को, और उसके लिए क्या टाइम पीरियड है, उसको क्या क्या पेनल्टी देने के बाद ही कैन अप्लाई और डू एन अपील इन द हाई कोर्ट. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर कोई भी इंडिविजुअल, इफ ही इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, ही कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट, बट उसको एक फी रहता है. मीन्स अगर आप नॉर्मल कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करना है तो यू हैव टू पे सम फी. सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वो फी डिसाइड करता है. सो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक तो स्पेशल कोर्ट कि अगर वो डिसीजन से एग्रीव्ड है तो वो फी पे करके, और वो जो फी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एंड उसको पेनल्टी, कंपोजिशन और डैमेज भी देना पड़ेगा. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है पेनल्टीज का चैप्टर, सो उसमें क्लियरली कहा गया है the penalty or the composition or the damage is based on the level of injury. For example, अगर normal injury है, so he has to pay a certain amount. अगर grievous injury है, अगर death है, so he has to pay a certain amount as a compensation, right? And also as a penalty to FSSAI and compensation to the kin of the individual जिसकी death हुई है.
सो ये सब अमाउंट पे करने के बाद ही वो 45 दिन के बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. एंड आई फील दिस इज वेरी राइट लीगली अगर आप देखोगे, बिकॉज नो वन शुड रन अवे. यहाँ पे एक्ट में क्लियरली कहा गया है भी अगर डैमेज होता है, अगर डेथ होता है, तो ही शुड ऑल्सो पे द कंपनसेशन एंड ही शुड ऑल्सो पे द फाइन. सो इन सब पेमेंट्स के बाद ही विद इन 45 पीरियड ऑफ डेज ही कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट इफ ही इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द स्पेशल कोर्ट. आई होप ये क्लियर है आप सबको. सेकंड पॉइंट, एन अपील preferred under this section shall be disposed by the high court by a bench of not less than 2 judges. Yes, so यहाँ पे 2 जजेस का बेंच रहेगा जो इस अपील को प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करेगा. राइट, सो ये आपको ध्यान रखना है, इट शुड नॉट बी लेस देन 2 बेंच जज. राइट, ओके. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 77, दैट इज द टाइम लिमिट ऑफ प्रोसिक्यूशंस. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली सेक्शन है. अगर आप देखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. यस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फूड मैन्युफैक्चरर ने या फिर फूड वेंडर ने फॉर एग्जाम्पल से 2019 में कोई फूड अडल्ट्रेशन की या फिर फूड पैकेजिंग में कोई इश्यू किया. राइट, सो ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट अगले साल मींस 2020 में जाके केस लॉन्च किया जाए. सो दैट इज नॉट इन द प्रोविजन. मींस 1 साल के बाद उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता. it should be at that time or should in 2019 or somewhere when the crime has been detected. लेकिन अगर आप कहो कि उसने 2019 में क्राइम किया लेकिन मैं अब उसकी कंप्लेंट 2020 में करूंगा नेक्स्ट ईयर के बाद, सो डेट इज नॉट पॉसिबल. 1 साल के बाद कोई भी कोर्ट वो उसकी जो भी ऑफेंस किया है उसको नहीं मानेगी, उसको हियरिंग के लिए नहीं लेगी. सो डेट वुड बी नल एंड वॉइड. राइट, प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, द कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अप्रूव प्रोसिक्यूशन विद इन एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अप टू 3 years. लेकिन अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही हैज द पावर, अगर उसको लगता है, बट ही हैज टू गिव द रीजन इन राइटिंग कि यस दीज आर द रीजंस कि हम उस फूड वेंडर को या फिर फूड मैन्युफैक्चरर को उस टाइम नहीं पकड़ पाए. लेकिन यहाँ पे ही हैज द टाइम लिमिट ऑफ 3 years, 3 साल के बीच में है उसके ऊपर केस किया जा सकता है. राइट, अगर उसने 2019 में कोई एडल्ट्रेशन की है तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी चाहे तो 2022 में जाके भी उसके ऊपर केस लॉन्च कर सकते हैं. राइट, सो 3 साल का गैप रहेगा. आई होप इट्स क्लियर. Okay, so now let's move on to next section, that is section 78, power of the court to implead manufacturers. So let's talk about it in detail. Where at any time during the trial of any offense under this act alleged to have been committed by any person not being the importer, manufacturer, distributor or dealer of any article of food, the court, if is satisfied on the evidence adduced before it that such importer, manufacturer and dealer is also concerned with that offense. So यहाँ पे easily इसको मैं समझाता हूँ आपको. देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्मॉल वेंडर है, आई मीन टू से ही इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द फूड इंडस्ट्री, अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है कोर्ट में, लेकिन केस के दौरान जजेस को या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एविडेंस से ये पता लगता है कि द मैन्युफैक्चरर और द डीलर और द डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मीन्स ये उसका एम्प्लॉय ही नहीं, ये जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर है जिससे ले रहे हैं या फिर फर्दर डीलर जिससे इन्होंने प्रोडक्ट प्रोक्योर किया है या फिर डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो भी इन्वॉल्व है. ही इज द पर्सन जिसने की अडल्ट्रेशन की थी. सो यहाँ पे कोर्ट को पूरा हक है that under the section 319 of the Code of Criminal Procedure and in section 71 of the Act processed against him as through the prosecution has been instituted under this Act. So उस मैन्युफैक्चरर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी पकड़ के यहाँ पे उनके खिलाफ केस किया जाएगा. सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई छोटा वेंडर हूँ, मैंने फूड अडल्ट्रेशन की, मेरे खिलाफ केस हुआ, लेकिन
यहाँ से लिंक जुड़ा कि इवन मैन्युफैक्चरर जहाँ से मैं परचेज कर रहा हूँ इवन उसने भी अडल्ट्रेशन करके मेरे को दिया था, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अडल्ट्रेटेड फूड मेरे को प्रोवाइड किया था। सो मेरे खिलाफ ही नहीं, इवन दोज मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स विल कम इनटू दिस केस, एंड उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स की जाएगी, एंड वॉट एवर द पेनल्टी और द कंपनसेशन लेविड अंडर दिस एक्ट अपॉन देम, दे हैव टू पे दैट, राइट? आई होप इट्स क्लियर. Yes, so let's talk about section 79, that is magistrate's power to impose enhanced punishment. So notwithstanding anything contained in the section 29 of the Code of Criminal Procedures, it shall be lawful for the court of ordinary jurisdiction to pass any sentence authorized by this act, except a sentence of imprisonment for a term exceeding 6 years in excess of his powers under the said section. So यहाँ पे even normal court, as I said, कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने देखा था कि इन दो इंडिविजुअल्स के पास भी केस को इन समरी वे में ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है. सो इवन दे हैव द पावर, जो भी इस एक्ट में नॉर्मल पावर्स हैं, मींस फाइन लगाने की पावर या फिर कंपनसेशन लगाने की पावर उस फूड मैन्युफैक्चरर पे, एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 ईयर. लेकिन 6 साल से ज़्यादा वो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा की यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते. सो दिस इज ओनली द लिमिटेशन, बट दे हैव द पावर टू मेक द डिसीजन. दे कैन लेवी फाइन ऑन द फूड इंडिविजुअल हु हैज़ एडल्ट्रेटेड द फूड, राइट? सो यहाँ पे सभी फाइन या फिर कंपनसेशन वो लगा सकते हैं, राइट? आई होप इट्स क्लियर. ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी व्यूज़, एनी सजेशंस, सो प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड लव टू हेल्प यू. एंड गाइज ऑल्सो मैं यहाँ पे जूम सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ. सो लाइव क्लासेस रहेंगी. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट योर सिलेबस इन लाइव क्लासेस इन जूम, सो प्लीज़ मेरे को बताइए. मैं प्लान करूँगा क्लासेस अकॉर्डिंगली. एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ. सो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वेन एवर नोट्स आर अवेलेबल. एंड गाइज ऐसे ही वीडियोज़ कंटिन्यू रखूँगा. सो सी यू टुमारो. टेक केयर गाइज.